नमस्कार दोस्तों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों टीएनसी एक्सप्रेस में हमारे पास में आज का जो है वो टॉपिक रहेगा एनीमा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को जो है वो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन कैसा भी हो आप हमारे पास आइए, उस कन्फ्यूजन को जो है वो हम कंप्लीटली दूर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है बहुत शानदार होने वाली है और इस तरीके से हम जो है वो एनीमा को क्लियर करेंगे कि आज के बाद जो है वो आप कभी भी इस चीज को नहीं भूल पाओगे। दोस्तों टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो हम रोज लेके आते हैं और आपके लिए जो है वो एक स्पेशल टॉपिक जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो हम वो टॉपिक लेके आते हैं जिसकी हमने पहले बताई कि हमारे पास में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होती है दोस्तों कि वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो है वो कंफ्यूजिंग होना चाहिए, वो टफ होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को जो है वो समझने में दिक्कत आती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि उस टॉपिक को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे जिसमें हम उससे रिलेटेड सारी चीजें, यानी कि उसके बारे में बताएंगे, उसके टाइप के बारे में बताएंगे, देन उसके बाद सब चीजें कंप्लीट होने के बाद एग्जाम में उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे टीएनसी एक्सप्रेस के टॉपिक में। और उसके साथ साथ लास्ट जो स्टूडेंट हमें कमेंट करके या मैसेज करके ये बताते हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में ये होना चाहिए, तो उस टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं। तो समझ में आएगा दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में हम टॉपिक लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, जिसमें स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आती हो। तीसरा, उसमें मेन से के रिलेटेड हम पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। चौथा, जितने लोग उस टॉपिक के बारे में बताते हैं, जैसे नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस टॉपिक जो है वो कौन सा होना चाहिए उसका आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, उसी को हम नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में लेंगे। एक चीज में आपकी और क्लियर करवाना चाह रहा हूं, बहुत सारे जो है वो बच्चे कमेंट करते हैं, उसमें वो टॉपिक बताते हैं जो ऑलरेडी हमने टीएनसी एक्सप्रेस में कंप्लीट करवाए हैं। दोस्तों पहले आप जो है हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उनको आप देखिए, टीएनसी एक्सप्रेस से रिलेटेड जो भी है, उसके बाद आप उस पर कमेंट किए। क्योंकि कल ही जो है वो एक बच्चे का जो है वो मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि सर हमने टॉपिक ये बताया था, आपने वो चीज़ नहीं लिया। तो दोस्तों आप जाइए, कईयों ने वेंटिलेटर के बारे में बताया, दोस्तों वेंटिलेटर में ऑलरेडी करवा चुका हूं। कईयों ने जो है वो ईसीजी के बारे में बताया, ईसीजी के बारे में जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो वो सारे टॉपिक, कईयों ने लेबर डोज कैलकुलेशन, तो दोस्तों ये टॉपिक ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो जो टॉपिक करवा चुके हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उनको आप पढ़ लीजिए। जो टॉपिक नहीं हुआ है उसको हम टीएनसी एक्सप्रेस में शामिल करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान से 1 घंटा जो है वो आप यहां पे देखिए। आज का टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनीमा। शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और आज की क्लास को हम इस तरीके से करेंगे ताकि आप जीते जिंदगी उस क्लास को जो है वो भूल नहीं पाएंगे, या उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो हो जाइए तैयार, 1 घंटे के अंदर जो है वो आपका कंप्लीटली एनीमा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनीमा के इंट्रोडक्शन के बारे में कि एनीमा जो है वो होता क्या है। उसके बाद में दोस्तों इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में हम एनीमा दे सकते हैं और कब जो है वो एनीमा नहीं दिया जाता, और इन दोनों से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हम प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। इजी है प्रोसीजर जो है वो, बहुत ज्यादा इजी है, तो उसको हम आसानी से समझेंगे। उसके बाद टाइप आएगा। दोस्तों टाइप ही जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से निकल के आते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे हम ऐसे कि उसको आप कभी भी जो है वो गलत नहीं करके आएंगे। और लास्ट में हम जो है वो इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपका एमसीक्यू जो है वो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ले लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें एनीमा की, तो दोस्तों एनीमा क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड का जो है वो हम रेक्टम या कोलन में डालते हैं वाया एनस, उस चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं एनीमा। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में फ्लूइड, इसको ले लेते हैं, फ्लूइड एंड मेडिकेशन
फ्लूइड एंड मेडिकेशन इंट्रोड्यूस इन रेक्टम एंड कोलन वाया एनस। एनस के द्वारा जो है वो हम मेडिकेशन या फ्लूइड, कोई भी मेडिकेशन या फ्लूइड जो है वो हम, अच्छा मेडिसिन डालने को हम एनिमा नहीं कहेंगे, ध्यान से दोस्तों, सपोजिटरी होता है जिसमें हम मेडिसिन डालते हैं, सिर्फ एक सिंपल मेडिसिन नहीं, हम फ्लूइड और मेडिकेशन, एक लार्ज अमाउंट में मेडिकेशन या एक लार्ज अमाउंट में फ्लूइड जो है वो हम रेक्टम या कोलन में डालते हैं। किसके द्वारा? एनस के द्वारा जो है वो हम कोलन और रेक्टम में डालेंगे। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है एनिमा। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे सारे लोग जो है वो इसके बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत बार जो है वो आपने हॉस्पिटल सेटअप में या आपने नर्सिंग के टाइम पे जो है वो इसको पढ़ा होगा। तो डेफिनेशन जो है वो इतनी हार्ड नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी मेडिकेशन, क्योंकि रटना तो हमारे फील्ड में है ही नहीं, रटना तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब तक जो है बहुत सारे लोगों को लगता था कि रट के कोई चीज याद हो सकती है या रट के ही जो है वो सिलेक्शन निकाला जा सकता है। दोस्तों इस चीज को हम शुरू से जो है वो खारिज कर देते हैं। रटना नहीं है, विथ रेशनल विथ पर्टिकुलर जो है वो इसके इंपैक्ट के आधार पे हम बताते हैं कि इसमें हर एक चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, किस तरीके से जो है वो समझ के भी जो है वो हम टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो आगे क्लियर इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं फ्लूइड और मेडिकेशन को जो है वो कोलन और रेक्टम में इंट्रोड्यूस करना वाया एनस के थ्रू क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारे पास में एनिमा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसकी इंडिकेशन। इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि किस किस कंडीशन में जो है वो एनिमा दे सकते हैं। इंडिकेशन जो है वो कहने का मतलब यही होता है कि किस कंडीशन में जो है वो एनिमा दिया जा सकता है। तो दोस्तों एनिमा जो है वो बेसिकली जो मोटा पर्पज है या जो मेन है वो तो होता है हमारे पास में क्लीनिंग ऑफ एनस, क्लीनिंग ऑफ रेक्टम, नॉट एनस, रेक्टम और कोलन। रेक्टम और कोलन को जो है वो हम क्लीन करते हैं किसी भी चीज के कारण या किसी भी वजह से जो है वो हम क्लीन करते हैं, तो हमारे पास इंडिकेशन आती है एनिमा। एनिमा किस लिए जाता है? रेक्टम को और हमारे कोलन को जो है वो वॉश आउट करना, क्लीनिंग की जो प्रोसेस की जाती है उसके लिए हम करते हैं हमारे पास में एनिमा। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को जो है वो रिलीव करने के लिए हम एनिमा देते हैं। ये चीज जो है वो आपने हॉस्पिटल सेटअप में भी देखी होगी कि कोई पेशेंट जो है वो कंप्लेंट कर रहा है या किसी पेशेंट का स्टूल पास आउट नहीं हुआ है किसी भी वजह से, मान लो उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है या एंजाइटी की वजह से या वो काफी टाइम से हॉस्पिटल में है, तो उसकी वजह से उसने जो है उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन को जो है वो रिलीव करने के कारण या रिलीव करने के लिए हम जो है वो एनिमा देते हैं। बेसिकली ये दो मेन पर्पज होते हैं हमारे पास में एनिमा देने के। उसके बाद जो अदर चीज आती है वो आती है टू रिलीव गैस, टू रिलीव गैस, ठीक है। गैसेज को जो है वो रिलीव करने के लिए भी हम जो है वो एनिमा देते हैं। टू इंक्रीज पेरिस्टेटिक मोमेंट, टू इंक्रीज पेरिस्टेटिक मोमेंट, पेरिस्टेटिक मोमेंट यानी कि जो इंटेस्टाइन का जो है वो मोमेंट हमें बढ़ाना है। कई बार क्या होता है इंटेस्टाइन का मोमेंट नहीं बढ़ता है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसकी वजह से फीकल मटेरियल आगे नहीं जाता है, उसकी वजह से स्टूल जो है वो इंटेस्टाइन में जमा रहता है। तो उसको जो है वो हम पेरिस्टेटिक मोमेंट को इंक्रीज करेंगे, उसके लिए भी हम एनिमा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसी में कि और क्या रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों और रीजन होता है हमारे पास में टू गिवन मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो इसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। मेडिकेशन का भी जो है वो एक जरिया होता है एनिमा, ठीक है। बहुत सारी मेडिकेशन जो है वो इसके द्वारा दी जाती है, उसमें एनेस्थेटिक भी होता है, देन न्यूट्रेटिव भी होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एनिमा के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट टू रिलीव टू या टू लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ऑफ इंटरनल इंटेस्टाइनल लेयर। जो हमारी इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए भी जो है वो हम एनिमा देते हैं। कई बार क्या होता है कि लुब्रिकेंट नहीं होने की वजह से वहां पे टीयर होने के चांसेस होते हैं, तो उसको लुब्रिकेंट करने के लिए भी जो है वो हम एनिमा देते हैं।
क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट आ जाता है टू रिड्यूस टेम्परेचर। कई बार क्या होता है कि दोस्तों टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए भी हम जो है वो एनिमा देते हैं। रिड्यूस टेम्परेचर कई बार बहुत ज्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए भी जो हम एनिमा देते हैं। क्लियर हो गया? बहुत जो है वो आपको सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपके इसके इंडिकेशन बताए। इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस कंडीशन में या क्या ऐसी चीजें होती है जिसके कारण हम एनिमा दे सकते हैं। तो पहली चीज तो ये याद आती है दोस्तों कि क्लीनिंग ऑफ रेक्टम एंड कोलन और रेक्टम को जो है वो क्लीन करने के लिए भी हम एनिमा देते हैं। दोस्तों ये पहली वाली चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि डिजीज कंडीशन में ही दी जाती है, नॉर्मल भी बहुत सारे, अगर हम आयुर्वेद के प्रोसेस में देखें तो आयुर्वेद में एनिमा जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस के रूप में भी लिया गया है कि पर्सन को जो है वो एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद में, महीने 2 महीने 6 महीने, एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद में जो है वो एनिमा थेरेपी लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे पास में जो फीकल मटेरियल इकट्ठा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई नाली का जो पाइप है उसमें धीरे धीरे गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए जो हम एनिमा जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी देता है। सर्जरी से पहले भी जो है वो एनिमा दिया जाता है। कई पेशेंट कंटिन्यूस बेड रिडन होते हैं, स्ट्रेस की वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम एनिमा देते हैं। नेक्स्ट टू रिलीव गैस कई बार पास नहीं होती है, तो उसके लिए जो है हम एनिमा देते हैं। टू इंक्रीज पेरिस्टेटिक मूवमेंट, कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है वो उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीकल मटेरियल स्टूल अपने इंटेस्टाइन में ही जमा रह जाता है, तो उसके लिए भी हम एनिमा देते हैं। टू गिवन मेडिकेशन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जैसे एनेस्थेटिक ड्रग्स भी जो है वो कई बार एनिमा के थ्रू दी जाती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जैसे कार्बोनेटिव एनिमा आता है, या फिर हम कहेंगे एंटी हेलमिंथिक एनिमा आता है, जो इंटेस्टाइनल के वर्म है उनको मारने के लिए भी एनिमा दिया जाता है। तो ये सारे के सारे एनिमा जाते हैं टू गिवन मेडिकेशन के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है टू लुब्रिकेंट इंटरनल इंटेस्टाइनल लेयर, जो हमारी इंटरनल इंटेस्टाइनल लेयर है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए। अच्छा ये लोअर चीज में ही है, आप कहोगे कि सर स्टोमक की इंटेस्टाइनल लेयर वो भी तो इंटेस्टाइन है, या स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों वहां पे नहीं, लोअर जो रेक्टम और कोलन वाला एरिया है उसकी जो इंटरनल एयर है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए भी जो हम एनिमा दे सकते हैं। और लास्ट आ जाता है टू रिड्यूस द टेम्परेचर, कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम जो है वो एनिमा देते हैं। रीजन क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी रेक्टम में ही होती है। आपने देखा होगा कि रेक्टल एरिया भी एक टेम्परेचर लेने का पाथवे होता है, रेक्टल से भी जो है वो टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी हमारे पास में इंडिकेशन, याद रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज्यादा जो है वो टफ चीजें हैं, बहुत आसानी से जो है वो इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि किस कंडीशन में जो है वो हम ये चीज नहीं दे सकते, एनिमा जो है वो नहीं दे सकते। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी सर्जरी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बहुत सारी सर्जरी ऐसी होती है जिसमें हम एनिमा देते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास में एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसमें हम एनिमा पहले प्री ऑपरेटिव केयर में हम देते हैं, लेकिन एक सर्जरी है उसमें नहीं देते हैं। तो दोस्तों वो चीज है हमारे पास में, दैट इज अपेंडिसाइटिस। क्या है? अपेंडिसाइटिस जो है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में जो है वो कभी भी एनिमा नहीं दिया जाता है। इस चीज को आप जो है वो गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में कभी भी जो है वो एनिमा नहीं दिया जाता है। क्लियर है? एक उसमें आ जाता है उसके बाद में दोस्तों, दैट इज इन्फेक्शन इन, या हम कहें कि कॉन्स एंड कॉन्स, चलो इन्फेक्शन ही लिख दो, इन्फेक्शन इन कोलन एंड रेक्टम, कोलन एंड रेक्टम। इसमें जो है कई बार इस कंडीशन में जो है हम इसको नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें भी कंडीशन आती है कि कुछ कुछ कंडीशन में इसमें दे सकते हैं, लेकिन आपको अपेंडिसाइटिस जो है वो हमेशा याद में रखना है कि कभी भी जो है वो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में एनिमा नहीं दिया जाता। क्लियर हो गया दोस्तों? सबसे पहले हमने एनिमा को जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था कि किसी भी फ्लूइड और मेडिकेशन का एनस के थ्रू जो है वो कोलन और इंटेस्टाइन में डालना क्या कहलाता है? एनिमा कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद में हमने इसके इंडिकेशन देखे थे, उसके बाद में हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे।
क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखी होगी। ये एक एनीमा का जो है वो लगाने का प्रोसीजर से, ये एक कैन आता है जिसको बोलते हैं एनीमा कैन। एनीमा कैन, इसमें क्या होता है कि जो भी दोस्तों हमें देना होता है, जो भी फ्लूइड देना है, जेली देनी है, ग्लिसरीन देना है, ऑयल देना है, देन उसमें एंटी हेलमेंथिक है, कार्बोनेटिव है, जो भी सॉल्यूशन है वो इसके अंदर रखा जाता है। और ये जो चीज आप देख रहे हो दोस्तों, ये है ट्यूबिंग, और ये यहां पे आता है इसका कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है दोस्तों, जैसे आईवी सेट को हम कंट्रोल करते हैं, वैसे यहां पे जो है वो उसका कंट्रोलर रहता है जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है हमारे पास में कैथेटर। क्या है दोस्तों, ये कैथेटर है जो आगे लगता है, और ये कैथेटर जो है वो एनएस के द्वारा जो है वो हम रेक्टम एंड कोलन तक पहुंचाते हैं। क्लियर है। सबसे पहले इसमें हम इस कैथेटर के ऊपर जो है वो लुब्रिकेंट जेली लगाते हैं, इसके ऊपर लुब्रिकेंट जेली लगाते हैं, और उस जेली को लगाने के बाद में जो है इस कैथेटर को हम जो है वो रेक्टम के एनएस के थ्रू जो है वो रेक्टम में डालते हैं, और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसको फिर ऊपर उठाते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स से जो है वो सॉल्यूशन किस में जाता है दोस्तों, वो जाता है हमारे पास में कोलन एंड रेक्टम में। क्लियर हो गया। फिर से बता रहा हूं, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इसमें आपको जो भी फ्लूइड देना है वो सारी की सारी चीजें भर दी जाती है, उसके बाद थोड़ा सा फ्लूइड इसमें निकाल देते हैं ताकि ट्यूबिंग में एयर ना रहे। अब उसके बाद यहां पे ये कैथेटर लगाते हैं, कैथेटर को लुब्रिकेंट करके जो है वो सीधा एनएस के थ्रू रेक्टम एंड एनएस में डाल दिया जाता है, और फिर इस केन को जो है वो ग्रेविटी फोर्स से जो है वो ऊपर उठाया जाता है। अच्छा, इस केन को कितना ऊपर उठाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम थोड़ी देर में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग एनीमा में अलग अलग ऊंचाई होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से फिर ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है, ये भी डिपेंड करता है हमारे पास में एनीमा पे कि कौन से एनीमा में हमें जो है वो कितनी देर रखना है। उसके बाद में इसको हटा के जो है वो फिर फ्रेश आउट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास में एक सिंपल प्रोसेस है किसमें, एनीमा की। अब बात आती है कि जब एनीमा देते हैं तो कौन सी पोजीशन दी जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको एनीमा देना है, किसी भी पेशेंट में जो है वो एनीमा देना है, तो उसमें हमें जो है वो सिम्स पोजीशन, कौन सी होती है, सिम्स पोजीशन रखना है। इस सिम्स पोजीशन का दूसरा नाम होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मैं सीधा लेट गया और एक पैर जो ऊपर वाला पैर होता है उसको आगे की तरफ मोड़ लिया, उसको हम कहते हैं दोस्तों लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही क्यों दी जाती है दोस्तों, लेफ्ट लेटरल पोजीशन की वजह से क्या होता है कि हमारी कोलन जो है वो हमारे एनएस से जस्ट लोअर पोर्शन में आ जाती है और फ्लूइड वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जो है वो स्टे करके रहता है। तो इसकी वजह से जो है वो ये पोजीशन दी जाती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन को दूसरा नाम बोला जाता है सिम्स पोजीशन। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एनीमा से रिलेटेड मैं आपको कम से कम जो है वो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा यहीं पे हैं जो कि एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। हो गया क्लियर। ये है हमारे पास में सिम्स पोजीशन और ये हो गया हमारे पास में लेटरल पोजीशन, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है वो करवट लेके अपने पैर को जो है वो फोल्ड कर लेना, वो कहलाता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। राइट लेटरल नहीं होती है। राइट लेटरल करोगे तो हमारे पास कोलन जो है वो ऊपर की साइड में आ जाएगी, ऊपर की साइड में आ जाएगी तो फ्लूइड जो है वो नहीं टिक पाएगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट लेटरल पोजीशन या सिम्स पोजीशन देते हैं। हो गया क्लियर। कितने सारे क्वेश्चन आ गए, इसके इंडिकेशन हो गए, पोजीशन के आगे, एनीमा केन के बारे में आगे। अब बात आती है इसकी टाइप की। तो दोस्तों वैसे तो जो है वो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से है या जो इंपॉर्टेंट है हमें समझने की दृष्टि से, तो उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों एनीमा जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इवोकेंट एनीमा और एक होता है रिटेंड एनीमा। इनके बारे में जो मैं आपको जो है वो कंप्लीटली डिस्कशन के द्वारा जो है वो मैं बताता हूं। ये आ गया हमारे पास में एनीमा। तो एनीमा दो प्रकार का होगा, एक होगा इवोकेंट एनीमा। इवोकेंट एनीमा को समझो ध्यान से। इवोकेंट एनीमा का मतलब होता है दोस्तों कि हमने जो है वो फ्लूइड डाला या कोई भी सब्सटेंस डाला और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो वापस निकाल लिया, वो चीज होती है इवोकेंट एनीमा। समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं इवोकेंट एनीमा के बारे में। इवोकेंट एनीमा, इवोकेंट एनीमा में होता है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में जो है
कुछ समय के लिए स्टे किया और उसके बाद वापस से जो है वो विड्रॉल किया या आउट किया, उस चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इवोकेंट एनीमा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंसेस जो है वो हमने एनीमा कैन के द्वारा जो है वो एनएस के थ्रू जो है वो कोलन में डाला, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है उसको वापस बाहर निकाल लिया, बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिकली जो है वो आदमी जब फ्रेश होने जाता है या स्टूल पास करता है तो वो सारी चीज निकल जाती है। तो डालना और वापस बाहर निकालना, दैट इज इवोकेंट एनीमा। क्लियर हो गया। दूसरा आता है हमारे पास में रिटेंड एनीमा। रिटेंड का मतलब होता है एक जगह पड़ा हुआ। क्या होता है? रिटेंड का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज क्लियर होगी। रिटेंड एनीमा क्या होता है कि हमने एनीमा डाला या एनीमा जैसे ही लगाया उसके बाद उसको वहीं पड़ा रखते हैं, उसको बोलते हैं रिटेंड एनीमा। क्लियर हो गया। और इसी के आधार पे अब देखो अलग अलग क्लासिफिकेशन इनके भी हैं, लेकिन इन दो को क्यों लिया गया? इसके अलग और टाइप होते हैं, इसके अलग और टाइप होते हैं, लेकिन बेसिकली एनीमा दो ही टाइप का होता है, इवोकेंट और रिटेंड। अब इवोकेंट के अलग अलग टाइप होते हैं और रिटेंड के जो है वो अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन इवोकेंट का प्रोसीजर जो है वो बाकी सब में सेम होता है और रिटेंड का जो है ये दोनों आपस में किस तरीके से डिफरेंशिएट है इसको हम ले लेते हैं। क्लियर है। तो अब वन बाय वन करके चलते हैं कि कौन से एनीमा में जो है, अब देखो क्या डिफरेंस आता है कि पहला डिफरेंस तो हमारे पास आता है कि इवोकेंट एनीमा जो है वो कौन सा होता है? रिटेंट को होता है। इवोकेंट में कितना वॉल्यूम लिया जाता है? रिटेंट में कितना लिया जाता है? इवोकेंट में कितनी हाइट रखी जाती है? रिटेंट में कितनी रखी जाती है? तो ये सारी चीजों के बारे में जो है वो हम डिस्कस वन बाय वन जो है वो आगे की तरफ करेंगे। यहां तक चीज क्लियर होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीधे शब्दों में सुनिए। इवोकेंट एनीमा होता है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो हमने कोलन या रेक्टम में डाला और उसके बाद वापस बाहर निकालिया, दैट इज इवोकेंट एनीमा। रिटेंट एनीमा क्या है? कोई भी फ्लूइड डाला उसको वहीं पड़ा रखा, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या निकालते हैं तो भी बहुत देर के बाद में निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिटेंट एनीमा। क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन दोनों के टाइप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं अमाउंट के बारे में। अमाउंट की अगर हम बात करें कि किसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, तो दोस्तों हम यहां पे तीन कैटेगरी बनाई। एक बनाई हमने एडल्ट। एडल्ट कौन सा होता है दोस्तों? जो 12 साल से बड़ा है वो सारे को हम एडल्ट काउंट करेंगे। क्लियर है। दूसरा आता है चाइल्ड। चाइल्ड कौन सा होता है दोस्तों? 3 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो चाइल्ड आता है। और उसके बाद में आता है इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट होता है जो आपको बताइए। अगर हम इन्फेंट की बात करेंगे तो दोस्तों इन्फेंट कौन सा होता है? इन्फेंट होता है कि वो बच्चा जिसकी उम्र 28 दिन से 18 डेज से लेके 1 ईयर तक होती है उसको बोलते हैं इन्फेंट। क्लियर हो गया। या दूसरे शब्दों में कहे 1 मंथ टू 1 ईयर तक की जो एज होती है उसको बोलते हैं दोस्तों इन्फेंट। अच्छा, एक चीज और आती है, कई बुक्स में दिया जाता है कि एनीमा किसको नहीं देते हैं। दोस्तों एनीमा जो है वो बेसिकली देखा जाए तो 2 साल से छोटे बच्चों को जो है वो नहीं दिया जाता, मेजोरिटी में नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें एनीमा देना ही पड़ता है तो हम उसमें देते हैं। बेसिकली मोटे मोटा जो है वो एनीमा छोटे बच्चों में जो है वो अवॉइड ही किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अमाउंट की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इवोकेंट एनीमा। इवोकेंट एनीमा क्या था? डाला और बाहर निकाला, वो एनीमा था इवोकेंट एनीमा। तो इवोकेंट एनीमा में हमेशा जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो फ्लूइड लिया जाता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो दोस्तों एडल्ट में जो है वो 500 से 1 लीटर जो है वो सब्सटेंसेज या सॉल्यूशन जो है वो लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 500 टू 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाता है। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें या चाइल्ड की बात करें तो दोस्तों चाइल्ड में होता है 250 से लेके 500 ml जो है वो सॉल्यूशन लिया जाता है। और इन्फेंट में जो है वो 250 ml से कम होता है। ये देखिए, एडल्ट की अगर हम बात करें तो 500 से 1 लीटर या 1000 ml लिया जाता है। चाइल्ड की अगर हम बात करेंगे तो 250 टू 500 ml लिया जाता है। और इन्फेंट की बात करें तो 250 ml लिया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आती है रिटेंड एनीमा। रिटेंड एनीमा मतलब कि जो कि अंदर ही पड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेंड एनीमा की। तो अगर हम बात करें एडल्ट की तो एडल्ट में होता है दोस्तों 100 टू 150 ml जो है वो हम
सॉल्यूशन लेते हैं, किसमें, एडल्ट के अंदर। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में 50 to 100 ml होता है, और अगर इन्फेंट की बात करें तो लेस देन 50 ml होता है। क्लियर हो गया। एडल्ट की बात करें 100 to 150 ml, चाइल्ड की बात करें तो 50 to 100 ml, और इन्फेंट की बात करें तो 50 ml। बहुत इजी है, क्लियर है, सीधा सीधा है। इवोकेंट में एडल्ट में 500 से 1000, चाइल्ड में 250 से 500, और अगर इन्फेंट है तो 250 से कम। इवोकेंट एनीमा जो कि डाला और बाहर निकाला। सेकंड चीज रिटेंड एनीमा, जो कि डालने के बाद अंदर ही पड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको बोलते हैं रिटेंड एनीमा। तो रिटेंड एनीमा में एडल्ट में अगर हम बात करें तो एडल्ट में होता है दोस्तों 100 to 150, और चाइल्ड की बात करें तो 50 to 100 ml, और अगर हम बात करें इन्फेंट की तो 50 ml। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों अगर मोटा मोटा देखा जाए, अगर आपके पास में इवोकेंट और रिटेंट दोनों में जो है वो नहीं दिया जाता है तो आप उसको जो है वो रिटेंट एनीमा मानोगे। क्या मानोगे? एज ए रिटेंट एनीमा मानोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास में इवोकेंट और रिटेंट कोई सा भी एनीमा स्पेसिफिक नहीं किया गया है तो आप उसको रिटेंट एनीमा मानोगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर में इवोकेंट एनीमा की। तो अगर हम बात करें एडल्ट में, तो दोस्तों एडल्ट में जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, एनीमा का टेम्परेचर ज्यादा रखा जाता है। और वो कितना रखा जाता है दोस्तों? वो रखा जाता है 105 से लेके 1110, 105 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है एडल्ट के अंदर। और इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर ये सेम रखा जाता है, और वो रखा जाता है दोस्तों 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो चीज देख रहे हो ये है हमारे पास में एनीमा के टेम्परेचर की। अच्छा, इसमें कौन सा टेम्परेचर नहीं शामिल है? इसमें कोल्ड टेम्परेचर शामिल नहीं है। ये एक चीज जो है वो ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग कोल्ड एनीमा को जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। कल को आप जो है वो किसी से डिस्कस कर लो और दे दें कि कोल्ड एनीमा का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर ने तो जो है वो इवोकेंट में इतना बताया था और रिटेंट में इतना बताया था, तो यही सही होगा। दोस्तों बिल्कुल सही होगा, लेकिन कोल्ड में ये चीज नहीं होती, क्योंकि ये अगर टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया तो वो कोल्ड एनीमा नहीं रहेगा, फिर तो वो हॉट एनीमा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर जो है वो सारे एनीमा में जो है वो इतना ही रहता है, कोल्ड एनीमा में इतना नहीं रहता, कोल्ड में कम होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिटेन एनीमा की। तो रिटेंड एनीमा में जो है वो टेम्परेचर एज द बॉडी टेम्परेचर रखा जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। चाहे एडल्ट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे वो इन्फेंट हो, कोई सा भी जो है वो कैटेगरी का पर्सन हो, उसमें हम एनीमा का टेम्परेचर जो है वो एज ए बॉडी टेम्परेचर रखेंगे। क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करो, टेम्परेचर की अगर बात आ गई, अगर टेम्परेचर में सिर्फ कोल्ड एनीमा को छोड़ के बाकी सब में यही फॉलो होगा, कोल्ड एनीमा में टेम्परेचर जो है वो काफी कम होता है। क्लियर है, क्योंकि तभी तो वो कोल्ड कहलाता है। दूसरी चीज, अगर आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि इवोकेंट है या रिटेंट है, तो आप उसमें जो है वो एज ए रिटेंट एनीमा मानोगे, जो कि एज ए बॉडी टेम्परेचर लगाया जाता है। इवोकेंट एनीमा में टेम्परेचर जो है वो 105 से 110 डिग्री होता है एडल्ट के अंदर, और इन्फेंट एंड चाइल्ड में जो है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। सेंटीग्रेड मत कर देना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में। अब आता है इसमें साइज ऑफ ट्यूब। ट्यूब की जो साइज यानी कि जो डायमीटर होता है, जो थिकनेस होती है डायमीटर की, वो कैथेटर की ट्यूब जो है वो कौन सी ली जाती है? तो दोस्तों आपको पता है कि जितने भी हमारे पास में डायमीटर, चाहे एनजी ट्यूब हो, चाहे यूरिनरी कैथेटर हो, इसमें एक पर्टिकुलर डायमीटर जो है उसका कैथेटर लिया जाता है, जिसको हम किस में मानते हैं? फ्रेंच में। फ्रेंच, या इसको जो है वो हम फ्रेंच में काउंट करते हैं कि कितने फ्रेंच का जो है वो हमारे पास में जो है वो कैथेटर है। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें ध्यान में रखना, अगर फ्रेंच की बात करें तो एडल्ट में जो है वो 22 फ्रेंच का जो है वो हम कैथेटर यूज में लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की तो उसमें हम जो है वो 14 to 18 फ्रेंच का लेते हैं। और अगर हम बात करें इन्फेंट की तो उसमें दोस्तों हम जो है वो 12 फ्रेंच का कैथेटर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर हम फ्रेंच की बात करें कि ये फ्रेंच जो है वो किस तरीके से काउंट किया गया, तो मैथमेटिकली देखें तो दोस्तों एक फ्रेंच में जो है वो 0.33 mm होता है। क्लियर हो गया। अगर किसी भी चीज का डायमीटर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई चीज का जो है वो कैथेटर है, तो अगर मैं कहूंगा
कि ये 3 फ्रेंच की है, 3 फ्रेंच इन द सेंस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 99 mm आ जाएगा। यानी कि ये जो है वो हमारे पास में 99 mm बोले तो 1 सेंटीमीटर की जो है वो हमारे पास में आती है। तो फ्रेंच को जो है वो इस तरीके से याद में रखना, 1 फ्रेंच इक्वल टू 0.33 mm, या सीधे शब्दों में कहो कि 3 फ्रेंच जो है वो हमारे पास में कितना आ जाता है दोस्तों, 1 mm आ जाता है। 1 mm को मिला के जो है वो 3 फ्रेंच होते हैं। क्लियर हो गया, सीधी सीधी आपकी चीज आगे, एक फ्रेंच में जो है वो 33 mm होते हैं। जैसे मैं कहूं आपको कि 20 फ्रेंच की कोई जो है वो ट्यूब है, अब इसका डायमीटर आप मुझे mm में बताओ, तो सीधा सीधा है आप इसको जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे दोस्तों, 33 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 66, यानी कि 6 mm डायमीटर के समथिंग जो है वो इसकी फ्रेंच है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, ये चीज होगी, ये हो गया फ्रेंच। देन उसके बाद आता है रिटेंट एनिमा में जो है वो कैथेटर किस तरीके से लिया जाता है, तो दोस्तों रिटेंट एनिमा में जो है वो सेम फ्रेंच का ही लिया जाता है। जो कैथेटर हम इवोकेंट एनिमा में यूज कर रहे हैं वही कैथेटर जो है वो हम रिटेंट एनिमा में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइट ऑफ एनिमा कैन, यानी कि जो एनिमा कैन मैंने आपको शुरू में जो प्रोसीजर में बताया था कि एनिमा कैन में फ्लूइड भर देते हैं, देन उसको कैथेटर को लुब्रिकेंट करते हैं, एनएस के द्वारा कॉलन में डाल दिया जाता है, फिर उसको जो है वो हम हाइट पे लेते हैं ताकि ग्रेविटी फोर्स से जो है वो फ्लूइड किस में चला जाता है, रेक्टम एंड कोलन में। अब बात आती है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और ये भी जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क किया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इवोकेंट एनिमा की, तो इवोकेंट एनिमा में जो हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर बोल दो या 18 इंच बोल दो, कई बार एग्जामिनर जो है वो 18 इंच ही दिया हुआ आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स हमारी कमजोरी होती है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 18 इंच बोल दो या फिर जो है वो 45 सेंटीमीटर बोल दो। अगर आपको इसमें शॉर्टकट याद रखना है तो सीधा सीधा आपको याद रखना है दोस्तों, 1 इंच के अंदर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, बस इसमें आपको सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं रिटेंट एनिमा की, कि रिटेंट एनिमा में जो है वो हम एनिमा कैन कितने हाइट पे रहते हैं, तो दोस्तों एनिमा कैन होता है 20 सेंटीमीटर, या इसको हम कहें तो 8 इंच। अब 8 इंच को जो है वो आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 20 सेंटीमीटर ही आएगा। क्लियर है, इस चीज को आप डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो फिट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट नोट सेट में ये क्वेश्चन जो है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, तो दोस्तों कोई सा भी एनीमा हो, चाहे वो रिटेंट एनीमा हो चाहे वो हमारे पास इवोकेंट एनीमा हो, दोनों में सेम पोजीशन दी जाती है जिसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये पोजीशन क्यों दी जाती है, क्योंकि लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे तो ये आपका कोलन जो है वो आपकी एनएस के एरिया से नीचे जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को जो है वो एक्यूमुलेट कर पाएगा, और कोई सी पोजीशन दोगे तो उसमें जो है वो फ्लूइड वहां पे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तो पोजीशन ध्यान रखना, ये पोजीशन भी एग्जाम में काफी बार पूछा है, मैंने आपको इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो इसको क्लियर करवा दिया है। सिम्स पोजीशन ले लो या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन ले लो, ये जो आप पोजीशन देख रहे हो ये है हमारे पास में सिम्स पोजीशन एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन, दोनों एक ही चीज है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया पोजीशन सॉरी। अब बात आती है इंसर्जन ऑफ ट्यूब इन एनएस, कि आप जो कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो एनएस के अंदर वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वो होना चाहिए हमारे पास में अलग अलग आता है, एडल्ट के अंदर अलग आता है और इन्फेंट चाइल्ड के अंदर अलग आता है। याद करने का तरीका सिंपल है, अगर एडल्ट की बात करेंगे तो वो आता है 3 to 4 इंचेज, अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो वो आ जाता है 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, इतना इंसर्ट करते हैं एडल्ट के अंदर, और चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर करते हैं दोस्तों 1 to 1.5 इंच, यानी कि 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर जो है वो हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं एनएस के द्वारा, ताकि फ्लूइड हम आसानी से दे सके। अब बात करते हैं रिटेन में, तो दोस्तों रिटेंट एनीमा में भी जो है वो सेम कैथेटर उतना ही इंसर्ट करना होता है जितना कि हम जो है वो इवोकेंट एनीमा में। ये चीज भी एक हाइट, एक पोजीशन और एक कैथेटर कितना इंसर्ट किया जाता है और कितने टाइम ड्यूरेशन पे, इन चारों में से एक क्वेश्चन 100% जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये अब तक हमने जो है वो कैथेटर की बात कर ली कि कितना इंसर्ट
करना है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम इसमें टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि हमने एनिमा के द्वारा जो है वो फ्लूइड डाला, अब कितनी देर जो है वो हम उसको अंदर रखेंगे, कोलन के अंदर या रेक्टम के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन बना था वो इसी टाइम ड्यूरेशन के कारण बना था। इवोकेंट एनीमा का मतलब होता है कि हमने जो है वो फ्लूइड अंदर डाला और फिर उसके बाद वहां बाहर निकाल दिया, इसीलिए उसका नाम दिया इवोकेंट एनीमा। रिटेंट एनीमा किसने नाम दिया? रिटेंट का मतलब होता है स्टे करना, रुक जाना, रिटेंट कर जाना। तो वो सारी चीजें थी कि इसमें अंदर फ्लूइड डाल दिया, इसलिए कम डालते हैं और लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है, इसलिए बोलते हैं रिटेंट एनीमा। अगर हम बात करते हैं इवोकेंट एनीमा में जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो दोस्तों चाहे एडल्ट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे इन्फेंट हो, हम उस फ्लूइड को 5 से 10 मिनट तक जो है वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑयल एनीमा। यहां पे भी ध्यान रखना, टेम्परेचर में हमने कोल्ड एनीमा को एक्सेप्ट किया था और यहां पे एक्सेप्ट किया है हमने किसको? ऑयल एनीमा को। ऑयल एनीमा को जो है वो थोड़ा लंबे समय तक रखते हैं, बाकी जितने भी एनीमा है इवोकेंट एनीमा का टाइप होता है एक ऑयल एनीमा। तो ऑयल एनीमा को हम ज्यादा समय तक रखते हैं, बाकी सबको 5 से 10 मिनट रखते हैं। अब हम बात करते हैं रिटेंट एनीमा। रिटेंट एनीमा मेजोरिटी में हम निकाला नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स जो है वो रखा जाता है। 2 to 3 आवर्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि इसको वैसे बाहर नहीं निकाला जाता है। रिटेंट एनीमा को मैं फिर से बता रहा हूं, इसको बाहर नहीं निकाला जाता, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कितने समय में? 2 to 3 आवर्स के अंदर जो है वो ये वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? सारी चीज क्लियर हो गई। हमने इवोकेंट एनीमा के बारे में डिस्कस किया था, रिटेन एनीमा के बारे में डिस्कस किया। 1 by 1 करके हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने अमाउंट को डिस्कस किया था। अमाउंट में हमने देखा था कि अगर हम अमाउंट की बात करें तो एडल्ट के अंदर, इवोकेंट एनीमा में एडल्ट के अंदर देखा जाता है तो वो दिया जाता है 500 से 1000 ml, और उसके बाद बात करें चाइल्ड की तो उसमें देता है 250 से 500 ml, और इन्फेंट में दिया जाता है 250 ml। रिटेंट की अगर हम बात करें तो 100 से 150 जो है वो एडल्ट में दिया जाता है, 50 to 100 ml जो है वो चाइल्ड में दिया जाता है, और लेस देन 50 ml जो है वो इन्फेंट में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर एडल्ट के अंदर इवोकेंट एनीमा में होता है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहाइट नॉट सेंटीग्रेड, और इन्फेंट एंड चाइल्ड में होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, इसमें हम बात करें रिटेन एनीमा में तो ये एज ए बॉडी टेम्परेचर होता है। मैंने यहां पे एक चीज और बताई थी, अगर आपको क्वेश्चन में रिटेंट और इवोकेंट नहीं दिया गया है तो आप उसको एज ए काउंट करोगे रिटेंट एनीमा, ठीक है। टेम्परेचर लागू नहीं होता है कोल्ड एनीमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साइज ऑफ द ट्यूब डायमीटर। डायमीटर कितना होता है उसका? तो दोस्तों ये फ्रेंच पे होता है। एडल्ट में 22 फ्रेंच होता है, चाइल्ड में जो है वो 14 to 18 फ्रेंच होता है, और इन्फेंट में जो है वो 12 फ्रेंच होता है। और ये सेम चीज जो है वो रिटेंट एनीमा में होती है। अब बात कर लेते हैं हम उसके बाद में कि हाइट कितनी रखी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोकेंट एनीमा में रखे जाते हैं 45 सेंटीमीटर, जिसको हम 18 इंच भी बोलते हैं। रिटेंट एनीमा में 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 8 इंच भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन। पोजीशन दोनों में सेम रखी जाती है, सेम पोजीशन रखी जाती है। इसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इंसर्जन ऑफ ट्यूब कैथेटर की बात कर लेते हैं तो एडल्ट के इवोकेंट एनीमा में एडल्ट में जो है वो 3 to 4 इंच डाला जाता है, जिसको हम कहते हैं 7.5 से 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं एडल्ट एंड चाइल्ड एंड इन्फेंट भी, तो उसमें डाला जाता है 1 to 1.5 इंचेज, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से 3.75 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद टाइम ड्यूरेशन इवोकेंट एनीमा में होता है 5 to 10 मिनट्स। इसमें ऑयल एनीमा जो है वो एक्सेप्ट होता है, और रिटेंट एनीमा का जो है वो होता है 2 to 3 आवर। क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक हमने रिटेंट एनीमा और इवोकेंट एनीमा के बारे में जो है वो बेसिकली डिस्कशन कर लिया है। अब बात आती है कि इवोकेंट एनीमा में कौन कौन से आते हैं और रिटेंट एनीमा में कौन से आते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको यहां पे ये सारी चीज क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद जो है पहले हम इवोकेंट एनीमा के एग्जांपल देखेंगे। इवोकेंट एनीमा टोटल जो है 5 तरीके का होता है, और रिटेंट एनीमा भी जो है वो 5 तरीके का होता है। अब कौन कौन सा सॉल्यूशन या किस किस में काम में आता है उसको हम ले लेते हैं। इवोकेंट रिटेंट तो आपका क्लियर हो गया। क्लियर है दोस्तों? आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ाई करनी है, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन निकल के आए वो आपके कंठस्थ हो, और देखते ही आप जो है वो इस क्वेश्चन को सही कर सके। तो बात आ जाती है हमारे पास में इवोकेंट एनीमा। तो दोस्तों इवोकेंट एनीमा को सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है यहां पे सिंपल इवोकेंट एनीमा, दूसरा है मेडिकेटेड इवोकेंट एनीमा, और तीसरा आता है दोस्तों कोल्ड इवोकेंट एनीमा।
फिर मेडिकेटेड एडिमा को जो है वो 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 करके हम ले लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद 1 बाय 1 करके इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आती है सिंपल इवोकेंट एनिमा। सिंपल नाम से पता चल रहा है कि ये सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल वाटर में जो है वो सोप जेली डाल के, कई बार थोड़ा सा NaCl डाल के जो है वो सिंपल अपने एनस और रेक्टम को हम क्लीन कर लेते हैं। आयुर्वेद में इसको एक नॉर्मल प्रोसीजर के रूप में भी देखा गया है कि एनिमा थेरेपी जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो जितनी भी गंदी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो वॉश आउट होती रहे। तो सिंपल इवोकेंट एनिमा में क्या है, सिंपल इवोकेंट एनिमा में हम फ्लूइड डालते हैं सिंपल वाला, चाहे उसमें सिंपल NaCl डाल दो या फिर जो है वो उसमें जेली, सोप जेली डाल दो और उसको वापस वॉश आउट कर लेते हैं। क्लियर है। सेकंड आता है, अभी सेकंड को छोड़ दो, हम डायरेक्ट लेते हैं थर्ड को, कोल्ड इवोकेंट एनिमा। कोल्ड इवोकेंट एनिमा जो है वो दिया जाता है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फीवर बहुत ज्यादा है और उसको रिड्यूस करने के लिए हम कोल्ड एनिमा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि हमारे एनएस के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है, तभी तो एनएस को जो है वो एक टेम्परेचर को जो है वो टेम्परेचर लेने वाला सेंटर भी मानते हैं। एनएस से भी जो है वो टेम्परेचर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर एनएस से भी जो है वो सही तरीके से बता देता है। ये अलग बात है कि हम वो 1 डिग्री ज्यादा बताता है तो हम 1 डिग्री कम करके उसको जो है वो काउंट करते हैं। कोल्ड इवोकेंट एनिमा किस में देते हैं, बेसिकली फीवर में देते हैं। इसमें जो है वो कोल्ड वाटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद आता है मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा। ध्यान से समझना दोस्तों, मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा में क्या है कि हम सिंपल एनिमा तो दे रहे हैं, ये जो सिंपल वाला है उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन भी जो है वो मिक्स कर दी जाती है, ताकि उसको बोलते हैं मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो मेडिकेट एनिमा जो है वो हम इसको बोलते हैं। कैसे, सबसे पहले लेते हैं एस्ट्रिग्रेंट एनिमा। एस्ट्रिग्रेंट एनिमा में जो है वो हम क्या करते हैं, मेडिकेशन मिलाते हैं और उसके बाद जो है उसको वॉश आउट करते हैं। 1 बाय 1 करके जो है वो हमारे पास में जो है वो सारी चीजें आती है। एस्ट्रिग्रेंट एनिमा जो है वो बेसिकली दिया जाता है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। पुर्गेटिव एनिमा दिया जाता है पेरिस्टलिक मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ऑयल एनिमा दिया जाता है हमारे इंटरनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरनल इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए। एंटी हेलमिंथिक एनिमा दिया जाता है दोस्तों जो जितने भी इंटेस्टाइनल वार्म है उसको मारने के लिए। और कार्बोनेटिव एनिमा दिया जाता है गैस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। देखो कितना सिंपल, सारा एनिमा जो है वो आपका यहीं पे खत्म हो गया। इवोकेंट एनिमा 1 बाय 1 करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि आप आगे चीजें जो है वो बताओगे। सबसे पहले सिंपल इवोकेंट एनिमा, मैंने आपको पहले बताया था। सिंपल इवोकेंट एनिमा में क्या करते हैं कि सिंपली जो है वो डालते हैं और उसको वापस निकाल देते हैं। हम कह सकते हैं जैसे टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, या हम कह सकते हैं टू वॉश रेक्टम एंड कोलन। रेक्टम एंड कोलन, रेक्टम और कोलन को जो है वो वॉश आउट करने के लिए भी जो है हम कौन सा एनिमा देते हैं, सिंपल इवोकेंट एनिमा देते हैं। डाला और निकाला। और मैंने आपको इसमें पहले ही बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल या तो सोप जेली डालते हैं या NaCl डाल के करते हैं, क्योंकि NaCl से जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास में सॉल्यूशन जो है वो इक्वल हो जाता है। वरना तो वो जो है वो हमारे पास सिंपल वाटर तो जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा, तो उसको एज ए आइसोटोनिक कर देने के लिए हम जो है वो NaCl वगैरह डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं 50 ml तो सोप जेली लेते हैं और 100 ml जो है वो वाटर लेते हैं। बहुत सारी जगह देखा होगा इसमें क्या करते हैं सिंपल साबुन का पानी भी जो है वो डाल देते हैं। गांव में आज भी क्या होता है कि बच्चे को अगर लेटरिन नहीं होती तो सिंपल साबुन का पानी लेके जो है वो डाल दिया जाता है और उसके द्वारा फिर जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। तो 50 ml सोप जेली एंड 1000 ml जो है वो वाटर मिक्स करके एनिमा कैन के थ्रू डालते हैं, फिर वापस निकालते हैं। या दूसरी चीज क्या करते हैं 5 ग्राम NaCl ले लेते हैं और 500 ml वाटर ले लेते हैं, वही डालते हैं और फिर उसके बाद वापस निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सिंपल इवोकेंट एनिमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा में क्या होता है कि इवोकेंट एनिमा तो होता ही है, यानी कि डालेंगे फिर वापस निकालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक पर्टिकुलर मेडिसिन डाल देते हैं जिसके कारण इसका नाम क्या दे दिया, मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में एस्ट्रिग्रेंट एनिमा। तो मैंने आपको पहले बताया था एस्ट्रिग्रेंट एनिमा जो है वो किसमें दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं, ये देखिए, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन और कंट्रोल ब्लीडिंग और चेक ब्लीडिंग। ठीक है, एनएस के अंदर फिशर हो जाते हैं, हिमोरॉइड्स हो जाते हैं या इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है हम क्या देते हैं, उसमें हम एस्ट्रिग्रेंट एनिमा देते हैं। अब इसमें हम क्या देते हैं, इसमें अलग अलग है, 300 ग्राम एलम लेते हैं और
600 ml वाटर लेते हैं। एलएम क्या होता है दोस्तों? फिटकरी होती है, ठीक है। तो इसमें 300 ग्राम जो है वो फिटकरी होती है और 600 ग्राम जो है वो पानी होता है। दोनों को मिक्स करके जो है वो सॉल्यूशन बनाता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रिगेट एनिमा, ठीक है। वो इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करता है। अगर ये नहीं लेते हैं तो 2 ग्राम टैनिक एसिड ले लेते हैं और 600 ml वाटर ले लेते हैं। ये भी एक जो है वो मेथड्स होता है। अगर ये भी नहीं करना है तो 2% सिल्वर नाइट्रेट ले लो। आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सीवियर बैक्टीरियल जो है वो कंट्रोल करता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है? आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो आंखों में जो है वो इन्फेक्शन रोकने के लिए सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, या फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सिल्वर जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपने लाइबॉल पे भी देखा होगा कि इट्स द सिल्वर कोटेड, ठीक है। तो 10 रुपए में आपको कौन जो है वो चांदी देगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है। जूही चावला बोल रही है तो सही बोल रही होगी, काजोल बोल रही है तो सही बोल रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी आपने और भी चीजें होगी कि सिल्वर जो है वो हमारी इम्यूनिटी को जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता, इन्फ्लामेशन नहीं होने देता। पहले के जमाने में जो है वो जब बच्चे पैदा होते थे तो नानी नाना के घर से जो है वो चांदी की चम्मच कटोरी आती थी। क्यों आती थी दोस्तों? ताकि उसी से जो है वो खाना वाना खिलाए, ताकि इम्यूनिटी उसकी बूस्ट अप हो सके। तो 2% जो है वो सिल्वर नाइट्रेट भी हम जो है वो एस्ट्रिगेट एनिमा में देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज प्रुगेटिव एनिमा। प्रुगेटिव एनिमा में मैंने आपको बताया था, प्रुगेटिव एनिमा जो है पेरिस्टेलिक मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज करता है, टू इंड्यूस या टू इंक्रीज। मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो जो अंदर फीकल मटेरियल है, जो स्टूल है या जो कंटामिनेटेड चीजें हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती और वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती रहती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट बढ़ाने वाली कोई चीज चाहिए, ताकि जल्दी से पेरिस्टेटिक मूवमेंट हो और जो फीकल मटेरियल इंटेस्टाइन में है वो बाहर निकल जाए। तो उसके लिए हम देते हैं दोस्तों, दैट इज प्रुगेटिव एनिमा, ठीक है। इसमें हम पेरिस्टेटिक मूवमेंट इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जांपल की हम बात करें तो प्योर ग्लिसरीन प्लस वाटर, या तो कुछ अमाउंट में प्योर ग्लिसरीन डाल दो या प्योर ग्लिसरीन जो है वो वाटर में डाल दो और उसके बाद जो है वो एनिमा लगा दो, तो वो एक प्रुगेटिव एनिमा की तरह काम करेगा। इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो हो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। अपने जो हॉस्पिटल सेटअप में बेसिकली लगाते हैं, जो सिंपल अपन कहते हैं एनिमा लगा दो, वो ग्लिसरीन एनिमा ही होता है दोस्तों। आप उसमें देखना तो वो बेसिकली ग्लिसरीन एनिमा ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा के बारे में मैंने बताया था कि जो हमारे कई बार क्या होता है कि जो बार बार स्टूल, हार्ड स्टूल जब पास आउट होता है इंटेस्टाइन से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में इंटेस्टाइन की लेयर है और हार्ड स्टूल है, किसी भी वजह से हो सकता है कि आपने फाइबर्स डाइट नहीं ली है या आपने वाटर इनटेक कम किया गया है, तो इसकी वजह से हार्ड स्टूल होता है। तो ये क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन की इनर लेयर होती है ना, उस पर छोटे छोटे रेसेज बना देता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, या तो स्टूल को हम सॉफ्ट करते हैं या लुब्रिकेंट। एक तो रीजन ये हो गया टू सॉफ्ट फेकल मटेरियल, या होता है टू लुब्रिकेंट ऑफ इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है उसको जो है वो हम लुब्रिकेंट कर देते हैं ताकि आसानी से जो है वो स्टूल पास हो सके। इसके लिए जो है हम ऑयल एनिमा देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ओलिव ऑयल आता है, जैतून का तेल जिसको हम बोलते हैं, वो भी आता है, या कई बार क्या होता है ओलिव ऑयल और कस्टर्ड ऑयल, ठीक है। जैतून और अरंडी का जो है वो तेल हम जो है वो यूज में लेते हैं। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अरंडी का तेल ले सकते हो, जैतून का तेल ले सकते हो, या जैतून और अरंडी दोनों का तेल ले सकते हो, कस्टर्ड ऑयल एंड ओलिव ऑयल। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है ऑयल एनिमा के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंटी हेलमिंथिटिक एनिमा। नाम से पता चला एंटी हेलमिंथिटिक। एंटी हेलमिंथीज क्या होता है कि जो हेलमिंथीज होते हैं इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं, ठीक है, पेट के जिनको हम कीड़े भी कहते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए या उन सबको खत्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनिमा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी हेलमिंथिटिक एनिमा। और इसका क्या पर्पज होगा, टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल वर्म। नाम से पता चला है जो इंटेस्टाइनल वर्म है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 60 ग्राम NaCl लिया जाता है और 600 ml वाटर लिया जाता है। इसके द्वारा भी इंटेस्टाइनल वर्म को जो है वो मारा जा सकता है। ये भी एक इवोकेंट एनिमा का टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है कार्मिनेटिव एनिमा। कार्मिनेटिव एनिमा जो है वो क्या होता है, टू रिड्यूस गैसेज, ठीक है, यानी कि जो गैसेज है या जो फ्लैटस है
उसको रिड्यूस करता है। जो गैस अंदर इकट्ठी होगी उसको रिड्यूस करने के लिए जो एनिमा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 18 to 60 ml जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो काम में लिया जाता है, या उसके साथ साथ जो है वो हम 600 to 1200 ml जो है वो सोप जेली लेते हैं। अगर हम 8 ग्राम जो है 8 ml जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल लेंगे तो 600 ml सोप जेली लेनी पड़ेगी। अगर हम 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल लेंगे तो उसमें हमें 1200 जो है वो सोप जेली लेनी पड़ेगी। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास में किसके आते हैं दोस्तों, इवोकेंट एनिमा के। एक कोल्ड एनिमा भी बच गया शायद। कोल्ड एनिमा जो होता है, सीधा सीधा नाम है, टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो एनिमा दिया जाता है वो होता है हमारे पास में कोल्ड एनिमा। और इसमें क्या करते हैं, कोल्ड वाटर जो है वो इंसर्ट करते हैं। मैंने आपको वहां पे भी बताया था, जब मैंने टेम्परेचर ऑफ एनिमा बताया था तब मैंने बताया था कि ये टाइप तो है इवोकेंट एनिमा का, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है वो हम मेंटेन नहीं करते, इसमें टेम्परेचर हम कम रखते हैं। वैसे इवोकेंट एनिमा में टेम्परेचर कितना होता है, फटाफट दोस्तों, इवोकेंट एनिमा में एडल्ट में होता है 105 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चाइल्ड और इन्फेंट में कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रख लीजिएगा डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में। इस तरीके से कोल्ड एनिमा जो है वो हमारे पास में कंप्लीट होता है। हमने अब तक जो है वो क्या किया दोस्तों, अब तक हमने इवोकेंट एनिमा के बारे में जो है वो डिस्कस किया। अब फटाफट आप जो हो मुझे बताइए, सिंपल इवोकेंट एनिमा में क्या था, सिंपल में हम क्लीनिंग के लिए काम में लेते हैं, इसमें हम सोप जेली डाली और बाहर निकाल देती, वो हो गया सिंपल इवोकेंट एनिमा। लास्ट था हमारे पास कोल्ड एनिमा। कोल्ड इवोकेंट एनिमा में क्या था, कोल्ड वाटर जो है वो एनिमा के द्वारा हम काम में लेते हैं, रेक्टम में और कोलन में डालते हैं और उसके द्वारा थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल देता है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा क्या था, इवोकेंट एनिमा है लेकिन उसमें अगर स्मॉल अमाउंट में हम मेडिकेशन डाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडिकेटेड इवोकेंट एनिमा। ये कितने तरीके का होता है दोस्तों, ये 5 तरीके का होता है। एस्ट्रिग्रेट एनिमा, पुर्गेटिव एनिमा, ऑयल एनिमा, देन एंटी हेलमेंथेटिक एनिमा एंड कार्मिनेटिव एनिमा। बहुत इजी है, अगर आप याद करोगे तो आसानी से जो है वो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर एसीपी से जो है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, एसीपी और ए का स्क्वायर है, एस्ट्रिग्रेट एनिमा एंड एंटी हेलमेंथेटिक एनिमा, ये 2 हो गया। सी से हो गया हमारे पास में कार्मिनेटिव, पी से हो गया पुर्गेटिव। ठीक है, एसीपीओ, इससे आपको जो है वो या सीधा सीधा आप याद रखो ओ एसीपी, हम किसी को आवाज लगाए ओ एसीपी इधर आ, ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो इससे आपको याद रह जाएगा OACP से पांचों के पांचों टाइप। एस्ट्रिग्रेंट एनिमा को याद रखना, एस्ट्रिग्रेंट एनिमा है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। पुर्गेटिव एनिमा, पी से शुरू हो रहा है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, पी से पुर्गेटिव, पी से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ऑयल एनिमा आपको पता ही है, ऑयल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी भी चीज को लुब्रिकेंट करने के लिए किया जाता है। एंटी हेलमेंथिक, जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, वर्म को मारने के लिए। और कार्मिनेटिव एनिमा, गैस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो हम कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में इवोकेंट एनिमा जो है वो खत्म हो गया है। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं हमारे पास में रिटेंट एनिमा। इसमें कितने क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इसमें भी जो है वो 5 क्लासिफिकेशन है। इसको भी याद करने का सिंपल जो है वो प्रोसेस है। अब हम ले लेते हैं रिटेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा क्या था दोस्तों, रिटेंट एनिमा था कि हमने उसको वहीं पे जाके रख दिया, यानी कि मेडिकेशन डाल दी और उसको वहीं छोड़ दिया, वो चीज होगी हमारे पास में रिटेंट एनिमा। अब रिटेंट एनिमा जो है वो कौन कौन सा था, सबसे पहले हम ले लेते हैं एनेस्थेटिक एनिमा। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, एनेस्थेटिक एनिमा यानी कि एनेस्थेटिक सब्सटेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक एनिमा। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा, कई बार ऐसी चीज कंडीशन आ जाती है कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव एनिमा। नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलेटेंट एनिमा। स्टिमुलेटेंट एनिमा का मतलब होता है स्टिमुलेशन देना, ठीक है। किसी भी कंडीशन में ऐसी चीज होगी जिसमें लिथार्जी हो गया, तो अगर स्टिमुलेशन देना है तो वो चीज होती है स्टिमुलेटिंग एनिमा। स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्टिमुलेटिंग एनिमा की, ताकि स्टिमुलेट हो और वो जो है वो नोट सेट की एग्जाम या नेक्स्ट जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम है उसको क्लियर करे। नेक्स्ट आता है सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जिससे सेडेशन होता है, उसको बोलते हैं सेडेटिव एनिमा। और लास्ट आता है इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा आपको पता ही है कि लुब्रिकेंट वाली जो चीजें होती है वो होती है इमोलेंट एनिमा। क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर ऑयल एनिमा और इमोलेंट एनिमा में क्या डिफरेंस है, इसमें दोस्तों इसमें डिफरेंस है, इमोलेंट एनिमा में सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस लुब्रिकेंट करता है, जबकि ऑयल एनिमा में जो है वो स्टूल को भी सॉफ्ट किया जाता है।
क्लियर है? चलो वन बाय वन करके इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा क्या? टू प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेटिक इफेक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करवाने के लिए जो है वो एनीमा दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एनेस्थेटिक एनीमा। एग्जाम्पल की बात करें, एवर्टीन दिया जाता है 150 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। एवर्टीन दिया जाता है, अगर मान लीजिए किसी का 50 किलो वेट है तो 50 किलो को जो है वो आप 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आ जाएगा दोस्तों mg, जो निकल के आ गया वो आ गया हमारे पास में क्या चीज? एवर्टीन की डोज होगी बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिएंट एनीमा। न्यूट्रिएंट एनीमा में क्या था कि हम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जैसे नाम से पता चला टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। रिटेंट एनीमा को याद करना बहुत आसान है। क्यों करना है? चलो यहां तो चलो हमने 5 टाइप इसको दे दिए, तो एग्जाम में कभी भी 5 नहीं पूछेगा, वो कोई एक पूछेगा। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस एनीमा के बारे में जो है वो 2 बातें याद रखनी है कि वो एनीमा किस कारण काम में आता है। अच्छा, इसका एग्जांपल दें तो पेप्टिनॉइड मिल्क आता है, डीएनएस D5 जो है वो आता है हमारे पास में न्यूट्रिटिव एनीमा में। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टिमुलेटेंट एनीमा। स्टिमुलेटेंट एनीमा क्या होता है? टू स्टिमुलेशन इन केस ऑफ शॉक एंड कोलैप्स। शॉक एंड कोलैप्स की ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसमें अगर हमें स्टिमुलेशन देना है, कोई क्लाइंट शॉक में चला गया, कोलैप्स की कंडीशन में चला गया है, तो अगर हमें उसमें स्टिमुलेशन देना है तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? उसमें हम जो है वो स्टिमुलेटेंट एनीमा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉफी पाउडर 15 ग्राम लेना है और 300 ml जो है वो वाटर लेना है। 300 ml वाटर में जो है वो कॉफी पाउडर 15 ग्राम कॉफी पाउडर जो है वो दे दो और एनीमा दे दो, स्टिमुलेशन जो है वो आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेंट एनीमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा क्या है? जैसे नाम से पता है कि टू प्रोड्यूस स्लीप एंड सेडेशन, ठीक है। ये सेडेशन कोज करता है, नींद दिलाता है, ठीक है, आदमी को सुलाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं सेडेटिव एनीमा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेडेटिव एनीमा का। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में इमोलेंट एनीमा। तो दोस्तों इमोलेंट एनीमा की बात करें तो इमोलेंट एनीमा होता है टू मेक स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल लेयर। इंटेस्टाइनल लेयर की जो अंदर वाली, इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है उसको लुब्रिकेंट करने का काम करता है इमोलेंट एनीमा। अब बात आती है कि ऑयल एनीमा और इमोलेंट एनीमा में क्या डिफरेंस है? दोस्तों इमोलेंट एनीमा तो ऐसा होता है कि इसमें हम एनीमा देके छोड़ ही देते हैं। दूसरी चीज, वो इंटरनल लेयर को लुब्रिकेंट करता है, ये भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्टूल को भी सॉफ्ट करता है और ये जो है वो स्टूल को सॉफ्ट करने का काम नहीं करता है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड ओपियम, ठीक है, स्टार्च और ओपियम जो है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? हमारे पास में इमोलेंट एनीमा के। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, 1 बाय 1 करके जो हम ले लेते हैं। ये हमने स्टार्टिंग किया था और हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में बताता हूं, उसके बाद हम इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था? किसी भी फ्लूइड और सॉल्यूशन का जो है वो रेक्टम और कोलन में डालना वाया एनस। डेफिनेशन की बात करें, टू इंट्रोड्यूस फ्लूइड और सॉल्यूशन इनटू रेक्टम और कोलन वाया एनस, वो चीज क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है हमारे पास में एनीमा। उसके बाद एनीमा कैसे देते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। एनीमा का जो है वो कैन दिखा के किया था। इसमें हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, ये हमारे पास ट्यूबिंग होती है, ये हमारे पास में कंट्रोलर होता है और आगे इसकी नोब होती है जहां पे जो है वो कैथेटर लगाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड डाल देते हैं और इस एनीमा की ट्यूबिंग की जो है वो एयर निकाल देते हैं और इस टिप पे जो हमारे पास में कैथेटर है उसको लुब्रिकेंट करते हैं और एनएस के अंदर जो है वो एनएस के थ्रू जो है वो रेक्टम में डाल दिया जाता है। जो एनीमा जिस प्रकार का है और जिस प्रकार की पेशेंट की जो है वो एज है उतना डाल देते हैं। अगर एडल्ट है तो हम कितना डालते हैं दोस्तों? 3 to 4 इंच, यानी कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर। और अगर इन्फेंट एंड चाइल्ड है तो कितना डालते हैं? 1 to 1.5 इंचेज, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से 3.75 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इतना डालें। उसके बाद हम इसकी हाइट ऊपर करते हैं। अगर इवोकेंट एनीमा है तो हम 45 सेंटीमीटर रखेंगे और अगर रिटेंट एनीमा है तो हम 20 सेंटीमीटर रखेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने डिस्कस किया दोस्तों इंडिकेशन।
इंडिकेशन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है। पहले तो जो है वो कोलन और रेक्टम को जो है वो क्लीन करना, प्रियर सर्जरी हो सकती है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना हो सकता है, वर्म को क्लियर करना हो सकता है, स्टूल को सॉफ्ट करना हो सकता है, इंटरनल लेयर को जो है वो लुब्रिकेंट करना हो सकता है, देन न्यूट्रिशन देना हो सकता है, देन उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास में आता है कि गैसेज को रिमूव करना हो सकता है। ये सारे के सारे थे हमारे पास में इंडिकेशन। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी भी सर्जरी हो रही है, ठीक है ना, जितने भी एब्डोमिनल की सर्जरी होनी है उसमें हम सबसे पहले एनीमा देते हैं, लेकिन अगर अपेंडिसाइटिस का केस है उसमें हम कभी भी एनीमा नहीं देते हैं, और ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा आता है हमारे पास में सीवियर इन्फ्लामेशन, लाइक कोन्स डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, ठीक है, ये डिजीज के अंदर जो है वो हम एनीमा नहीं देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोसीजर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। टाइप के बाद में हमने बेसिकली जो है वो दो एनीमा लेते, इवोकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा। क्या था? इवोकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा, दोनों के बारे में एक सरफेसली जो है वो डिस्कशन दे देते हैं दोस्तों। ये था हमारे पास में इवोकेंट एनीमा और ये था हमारे पास में रिटेंट एनीमा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसमें अमाउंट की। अमाउंट से सबसे पहले से याद आया, अमाउंट में दोस्तों एडल्ट की अगर हम बात करें, एडल्ट में जो है वो कितना होता है 500 to 1000 ml। चाइल्ड की अगर हम बात करें तो चाइल्ड में कितना होता है दोस्तों 250 to 500 ml। और अगर इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में कितना होता है दोस्तों, इन्फेंट में होता है लेस देन 250 ml। ये तो हो गई अमाउंट की बात। अगर हम रिटेंट की बात करें तो दोस्तों रिटेंट में एडल्ट में कितना होता है दोस्तों 100 to 150 ml। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कितना होता है दोस्तों 50 to 100 ml। और अगर इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में कितना होता है दोस्तों लेस देन 50 ml। ये हो गई हमारे पास में अमाउंट की बातें। अब बात आ जाती है दोस्तों टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एडल्ट में कितना होता है दोस्तों, एडल्ट में होता है हमारे पास में 105 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और चाइल्ड प्लस इन्फेंट में कितना होता है दोस्तों 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं रिटेंट एनीमा की तो इसमें आ जाता है सेम एज बॉडी टेम्परेचर। जितने हमारे पास में बॉडी टेम्परेचर रहेगा उतना हम डालते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी में आ जाता है हमारे पास में, दोनों की क्लासिफिकेशन में आ जाता है हमारे पास में, ये हो गया रिटेंट, ये इवोकेंट एनीमा और ये रिटेंट एनीमा। अब बात आ जाती है डायमीटर की, यानी कि जो हमारे पास में जो कैथेटर है उसके डायमीटर की। तो डायमीटर में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, अगर एडल्ट है तो एडल्ट में कितना होता है दोस्तों, एडल्ट में होता है 22 फ्रेंच। चाइल्ड में कितना होता है दोस्तों, चाइल्ड में होता है 14 to 18 फ्रेंच। और इन्फेंट में कितना होता है दोस्तों, इन्फेंट में होता है हमारे पास में दैट इज 12 फ्रेंच। और रिटेंट एनीमा में क्या होता है, सेम होता है, यानी कि जो कैथेटर का डायमीटर हम इसमें लेंगे उतना ही इसमें हम लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में हाइट ऑफ एनीमा कैन। एनीमा कैन की जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एनीमा कैन की हाइट कितनी होती है दोस्तों, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में होती है दैट इज 45 सेंटीमीटर, या कहें हम 18 इंच। और अगर हम बात करते हैं रिटेंट एनीमा में तो वो होता है 8 इंच या फिर 20 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास में इवोकेंट एनीमा और ये हो गया हमारे पास में रिटेंट एनीमा। अब बात आती है कि हम कितनी देर तक जो है वो उसको स्टे करके रखते हैं, जो भी फ्लूइड जो है वो उसका स्टे कितनी देर तक रखते हैं। तो अगर इवोकेंट एनीमा है तो उसमें हम दोस्तों 5 to 10 मिनट रखते हैं। कितना होता है 5 to 10 मिनट्स। एक्सेप्ट, इसमें जरूर एक्सेप्ट आ जाएगा ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा को जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। हालांकि ऑयल एनीमा किसका टाइप है, इवोकेंट एनीमा का टाइप है, लेकिन इसको ज्यादा रखना पड़ेगा, तो इसमें एक्सेप्ट ऑयल एनीमा आएगा। अच्छा, इसमें हम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर में जो है वो इसमें कोल्ड एनीमा नहीं आएगा। कोल्ड एनीमा जो है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो इसमें कोल्ड एनीमा नहीं आएगा। इसमें हो गया स्टे में। और रिटेंट एनीमा के स्टे की बात करें तो वो होता है दोस्तों 2 to 3 आवर्स, इतना होता है। अब बात करते हैं इंसर्जन ऑफ कैथेटर।
जो हमने कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया था वो कितना होना चाहिए, कितना हम इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर एडल्ट की बात करें तो होता है 3 to 4 इंच। ये चीज ध्यान रखना। अगर इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर। एग्जाम में दोनों दे सकता है दोस्तों, सेंटीमीटर भी दे सकता है और इंच भी दे सकता है। और अगर चाइल्ड प्लस इन्फेंट की बात करें तो उसमें होता है दोस्तों 1 to 1.5 इंच, यानी कि 2.5 से लेके 3.75 इंच। क्लियर है। और ये भी सेम रहेगा, इसमें सेम रहेगा। इतना ही जो है वो डाला जाता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में पोजीशन। चलो यही ले लेते हैं। पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन में इस चीज में ध्यान रखना, इसमें भी जो है वो सेम पोजीशन होती है, सिम्स पोजीशन, जिसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और ये भी होती है सिम्स पोजीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है। सारी चीज जो है वो आपको शीशे की तरह जो है वो क्लियर करवा दी है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कहीं पे भी कोई एमसीक्यू जो है वो डाउट में जाएगा या फिर जो है वो कोई क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर है। चलो अब ले लेते हैं हम इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू में दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वो आप बताओगे, मैं इसमें से जो है वो एक भी चीज नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको अब सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। ये था हमारे पास में इवोकेंट एनीमा का टाइप, जो सारी चीज क्लियर करवा दी है। और उसके बाद में था हमारे पास में, ये था हमारे पास में रिटेंट एनीमा के टाइप। इन दोनों का जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके या आराम से पोज करके जो है वो अलग से रख लो। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ चार्ट पे लगा के सिर्फ 3 दिन जो है वो देख लो, सारी चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाते हैं हमारे पास में, दैट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। फटाफट जो है वो तैयार हो जाइए, अपने दिमाग के जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर ओपन कर लीजिए और डायरेक्ट जो है वो आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एनीमा। एनीमा क्या है? तो एनीमा की मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि फ्लूइड और सब्सटेंसेज इंट्रोड्यूस इन रेक्टम एंड कोलन वाया एनस। ठीक है, कोई भी फ्लूइड जो है वो रेक्टम और एनस में जो है वो डालना, किसके द्वारा, एनस के थ्रू, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है एनीमा। एक चीज मैंने आपको यहां पे भी बताई थी, नॉट सिंपल मेडिकेशन। अगर कोई कहेगी कोई मेडिकेशन एनीमा के जो है वो रेक्टम या एनस में डाली जाती है तो वो जो है वो एनीमा होता है दोस्तों। वो सपोजिटरी होता है, वो एक जो है वो मेथड्स होता है, उसमें एक सिंपल मेडिकेशन डाली जाती है, इसमें फ्लूइड डाला जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, सपोजिटरी एंड एनीमा में। चलो पहला ऑप्शन है ए मेडिकल प्रोसीजर फॉर इंजेक्टिंग मेडिकेशन इनटू वेन, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी मेडिकेशन जो है वो वेन के अंदर डाली जाती है, उसको एनीमा कहते हैं दोस्तों। उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं, न कि एनीमा। क्लियर हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिमूविंग ट्यूमर फ्रॉम कोलन, यानी कि कोलन से जो है वो ट्यूमर को जो है वो रिमूव करना क्या कहलाता है, एनीमा। जी नहीं दोस्तों, पहली चीज तो ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, और दूसरी चीज इसमें कोई भी जो है वो ट्यूमर रिमूव नहीं किया जाता। नेक्स्ट, ए मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड इनटू रेक्टम एंड कोलन वाया एनस। यही तो बार बार चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, एनस के थ्रू जो है हम रेक्टम और कोलन में जो है वो कोई फ्लूइड डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एनीमा। तो राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग द फंक्शन ऑफ द ब्लैडर, यानी कि ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम ब्लैडर के फंक्शन को असेस करते हैं। जी नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास में सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? फटाफट जो भी आपको क्वेश्चन लगे उसी का कमेंट बॉक्स पे उसी टाइम पे आंसर देखो, और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उस पे जरूर जो है वो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वैसे कमेंट जो हो बहुत महंगी चीज है आज की दुनिया में। जो है वो आदमी से किडनी मांग लो तो किडनी दे देगा, लेकिन वो कमेंट जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है तो कीजिए, वरना आगे जो है वो आप पढ़िए। मेरा पर्पज आपको बेसिकली जो है वो नर्सिंग ऑफिसर बनाने का है, उसके लिए मुझे जो है वो किसी भी फल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एनीमा। एनीमा का जो है वो पर्पज क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि एनीमा का क्या पर्पज होता है, लुब्रिकेंट करना, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना, गैसेज को रिलीव करना, वॉर्म को मारना, बहुत सारे जो है वो पर्पज होते हैं। हमें इन चारों में से जो है वो एक पर्पज को छांटना है। क्लियर है? पहला है टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ऑफ कोर्स दोस्तों, टू रिलीव जो है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, तो पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि एनीमा के द्वारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट किया जाता है। जी नहीं दोस्तों,
कभी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एनीमा के द्वारा रिलीव नहीं किया जाता, तो ये तो पर्पज नहीं है। नेक्स्ट, टू परफॉर्म ए कोलोनोस्कोपी, ठीक है, यानी कि कोलोनोस्कोपी को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों कोलोनोस्कोपी से पहले एनीमा दिया जा सकता है क्लीनिंग के लिए, लेकिन कोलोनोस्कोपी जो है वो एक प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट, टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस फ्लूइड, यानी कि इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। जी नहीं दोस्तों, आईवी फ्लूइड जो मैंने पहले बता दिया था, आईवी इंजेक्शन के द्वारा दिया था। तो फ्लूइड को जो है वो इंट्रावीनसली इंट्रोड्यूस करना एनीमा का पर्पज नहीं है। तो ये तीनों पर्पज एनीमा के नहीं है। टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन जो है वो एनीमा का पर्पज है। हालांकि और भी बहुत सारे पर्पज हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में यही ऑप्शन जो है वो राइट बैठता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टाइप ऑफ एनीमा सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे 4 प्रकार के जो है वो सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि बेसिकली जो है वो क्लीनिंग एनीमा को ही जो है वो मोस्ट ऑफ द जो है वो एनीमा का सॉल्यूशन मांगते हैं। बाय द वे छोड़िए, हमें इन चारों में से जो है वो राइट आंसर क्लिक करना है कि कौन सा जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो सॉल्यूशन होता है। पहला है यहाँ पे सैलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों सैलाइन सॉल्यूशन हम बेसिकली ऑब्वियसली जो है वो यूज में लेते हैं, तो सैलाइन सॉल्यूशन जो है वो राइट जा सकता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, जी नहीं दोस्तों, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन नहीं है। एस्ट्रिग्रेंट में हम जो है वो दूसरी चीजें लेते हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, कोर्टिकोस्टेरॉइड सॉल्यूशन, जी नहीं दोस्तों, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो है वो किसी भी तरीके का नहीं है। नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा कभी भी जो है वो एनीमा का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये तीनों चीज गलत है। राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों? राइट आंसर आ गया हमारे पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हाउ इज एनीमा टिपिकली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एनीमा को जो है वो कौन से मेथड्स के द्वारा जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, ओरली दिया जाता है, इंट्रावीनसली दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है या रेक्टली दिया जाता है। ए बी सी डी, इनमें से जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके जो है वो हमें बताइए, ताकि हमें पता लगेगा कि आपने आज का टॉपिक जो है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट किया है। तो कमेंट बॉक्स में जो है वो इसके आंसर बताइए। इसके साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको जो है वो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो कैसा लगा है, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से हमें एक आइडिया लगेगा कि कितने हम स्लो चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं, मेरे मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो सही है या गलत है, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज कॉमनली यूज फॉर एन एनीमा प्रोसीजर, एनीमा प्रोसीजर के लिए जो है वो कौन सी पोजीशन काम में ली जाती है। बार बार मैंने आपको बताया दोस्तों कि एनीमा के लिए जो है वो हम जो बेसिकली प्रोसीजर्स या बेसिकली जो पोजीशन यूज करते हैं वो होती है सिम्स पोजीशन। उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उसका दूसरा नाम है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में पेशेंट को लेटाते हैं और जो ऊपर वाला पैर है उसको फोल्ड कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है कि जो हमारी कोलन है और रेक्टम है वो हमारे एनस से जो है वो नीचे की साइड में चली जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी पोजीशन है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे सुपाइन पोजीशन, लाइनिंग फ्लैट ऑन द बैक, यानी कि सुपाइन पोजीशन, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन, लाइंग फेस डाउन, यानी कि प्रोन पोजीशन कैसी होती है? ऐसे उल्टे जो लेटते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो दोस्तों प्रोन पोजीशन भी नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेटरल पोजीशन या लाइंग ऑन साइड, यानी कि सिंपल लेटरल पोजीशन हम दे देते हैं। तो दोस्तों यहां पे सिर्फ लेटरल पोजीशन है। कौन सी लेटरल है, राइट लेटरल है या लेफ्ट लेटरल है, ये कोई नहीं बता पाया है, तो ये भी हमारे पास में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेटरल पोजीशन लाइंग ऑन द साइड, तो लेटरल पोजीशन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेटरल पोजीशन है, लेकिन दोस्तों ये लेफ्ट लेटरल होती तो ज्यादा सही आती। क्यों? क्योंकि लास्ट यहां पे दे रखा है टिंडलबर्ग पोजीशन, यानी कि हेड डाउन और फिट ऊपर, ऐसा कोई पोजीशन नहीं होती है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो है, अगर एग्जैक्ट होता तो लेटरल पोजीशन में यहां पे दोस्तों राइट लेटरल भी हो सकती है, तो एग्जैक्ट होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो यहां पे हमें न चाहते हुए भी जो है वो सी आंसर को राइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सिग्निफिकेंटली नहीं दे रखा है कि कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट लेटरल है या राइट लेटरल, लेकिन बाकी ऑप्शन तो सबसे ज्यादा रॉन्ग है, इसलिए हम इसी को जो है वो सही मानते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मे बी बेनिफिट
फ्रॉम द यूज ऑफ एनिमा, यानी कि नीचे दिए गए कंडीशन में कौन सी कंडीशन में जो है वो एनिमा बेनिफिशियल होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एनिमा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम एनिमा का बेनिफिट ले सकते हैं, या कौन सी कंडीशन में हमें एनिमा का बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? तो यहां पे 4 कंडीशन दे रखी है, 4 मेडिकल टर्म्स दे रखे हैं, उसमें से हमें एक टर्म्स जो है वो क्लियर करना है और वो हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन में एनिमा जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। दोस्तों डिहाइड्रेशन होगा, आप एनिमा दोगे, उससे क्या बेनिफिट रहेगा? मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपने इवोकेंट एनिमा दिया है तो आपने थोड़ा सा दिया है वापस निकाल दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ? अगर आपने रिटेंट दिया है तो 200-300 ml से जो है वो क्या ही हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन में तो कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट, स्टोमक अल्सर। स्टोमक अल्सर में बेनिफिट होता है। दोस्तों स्टोमक बड़ा हमारे पास हिमालयन पहाड़ी पे, हम दे रहे हैं रेक्टम से जो है वो एनिमा, तो उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। एक्टम में जाएगा, देन उसके बाद जो है वो कोलन में जाएगा, फिर कोलन इतने पार्ट हो गए, सिग्मोइड कोलन हो गया, ट्रांसफर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिर इंटेस्टाइन हो गया, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टोमक आता है, तो इसमें भी बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन। दोस्तों किडनी स्टोन होगा तो एनिमा बेनिफिशियल है? जी नहीं दोस्तों, कोई भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर किसी को किडनी स्टोन है, आप चाहे जितना एनिमा दे दीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी जो है वो एनिमा का बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप क्लीनिंग एनिमा दे सकते हो, आप सिंपल इवोकेंट एनिमा दे सकते हो, या आप इमोलेंट एनिमा दे सकते हो, या आप ऑयल एनिमा दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे एनिमा हैं जो कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें जो है वो हेल्प करेंगे। तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में एनिमा जो है वो एक तरीके से रामबाण का काम करेगा। तो बाकी डिजीज में तो जो है वो हमारे पास में एनिमा काम नहीं करेगा, यहां पे जो है वो जरूर करेगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा हमारे पास में डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम एनिमा सॉल्यूशन। एनिमा सॉल्यूशन के लिए कौन सा टेम्परेचर जो है वो रिकमेंडेड है? अब मैंने बार बार चीख चीख के मेरा गला बैठ गया, उसमें मैंने आपको एक चीज आपको बताई थी कि दोस्तों अगर इवोकेंट एनिमा और रिटेंट एनिमा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं किया गया है तो आप उसको क्या काउंट करोगे? एज ए रिटेंट एनिमा। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर की बात की थी, टेम्परेचर की एनिमा में बात की थी। तो हम बात करें अगर इवोकेंट एनिमा, तो इवोकेंट एनिमा में टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? एडल्ट की अगर हम बात करें तो होता है 105 से 1110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इन्फेंट और चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड एंड इन्फेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कितना होता है दोस्तों? उसमें होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये तो हो गया हमारे पास में इवोकेंट एनिमा की। अगर हम बात करें रिटेंट एनिमा, तो रिटेंट एनिमा में क्या होता है दोस्तों? रिटेंट एनिमा में होता है एज ए बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एज ए बॉडी टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कितना होता है? एज ए बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक ये नहीं दिया गया है कि ये रिटेंट एनिमा है या इवोकेंट एनिमा है, तो आप उसको क्या मानोगे दोस्तों? उसको आप मानोगे इवोकेंट एनिमा न मान के रिटेंट एनिमा मानोगे। तो रिटेंट एनिमा यहाँ पे व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम एनिमा सॉल्यूशन, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आ गया रिटेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा की अगर हमारे पास में बात होगी तो रिटेंट एनिमा कितना होता है दोस्तों? रिटेंट एनिमा होता है एट ए बॉडी टेम्परेचर होता है। चलो ले लेते हैं। पहला है कोल्ड, बिलो द रूम टेम्परेचर। जी नहीं दोस्तों। रूम टेम्परेचर, जी नहीं दोस्तों। रूम टेम्परेचर तो सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, तो इस तरीके से तो पेशेंट बेचारा मर ही जाएगा। वो क्या एनिमा भी सर्दी गर्मी देख के लगाएगा? जी नहीं दोस्तों। और दूसरी चीज, कोई अच्छा डॉक्टर है, उसने एसी वेसी लगा रखी है, तो उसके रूम का टेम्परेचर अलग होगा। कोई बेचारा मेरी तरह जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो उसमें तो टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, वार्म बॉडी टेम्परेचर। वार्म अगर होता, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा तेज वार्म होता, लेकिन वो कब होता? अगर हमारे पास में जो है, सॉरी, अगर वार्म जो टेम्परेचर है वो होगा हमारी बॉडी के जस्ट कंपेरिजनली, ठीक है। तो हमारे बॉडी के कंपेरिजनली जो है वो उसको हम ले सकते हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे जो है वार्म, या हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो वार्म दे रखा है, लेकिन वार्म में क्या दे रखा है? बॉडी टेम्परेचर।
एज ए बॉडी टेम्परेचर। तो हमने कहा था एज ए बॉडी टेम्परेचर जो है वो इवोकेंट एनीमा का होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एज ए बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हॉट, जी नहीं दोस्तों, हॉट नहीं होता है। हॉट तब माना जाता या इसमें जो है वो इवोकेंट एनीमा देता है या कहीं ना कहीं जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ था तब बात करते हैं। यहां पे दे रखा है एज ए बॉडी टेम्परेचर वार्म, हम वार्म ब्लड में ही आते हैं। वार्म का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि गर्म वाला दे दिया और आप इसको वार्म समझो। वार्म ब्लडेड होता है जो गर्म खून वाले, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी जो हो एक वार्म ब्लड जो है वो स्पीसीज होती है। आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा हमारे पास में सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एनिमा इन्वॉल्व इन इंट्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू द रेक्टम एंड कोलम। क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एनिमा, कौन सा एनिमा जो है वो इन्वॉल्व होता है इंट्रोडक्शन टू लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू रेक्टम एंड कोलम। लार्ज अमाउंट में जो है वो फ्लूइड देते हैं किसके द्वारा, एनिमा में। तो वो कौन सा एनिमा होता है। तो दोस्तों पहली चीज है कि इवोकेंट एनिमा तो जो है वो होगा ही होगा, रिटेंट नहीं होगा, क्योंकि रिटेंट में तो हम जो है वो बहुत कम लेते हैं। और इवोकेंट में भी कौन सा होगा, लार्ज अमाउंट फ्लूइड लिया जाता है अगर किसी चीज को साफ करना है। मान लीजिए आपको टंकी साफ करनी है, पाइप साफ करना है, तो आप उसको साफ करोगे तो आपको अलग से फ्लूइड या चाहिए, अलग से पानी चाहिए ताकि उसको साफ कर सकते हो। तो यहां पे है, पहला है क्लीनिंग एनिमा या क्लींसिंग एनिमा। तो दोस्तों क्लीनिंग एनिमा ही जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। रिटेंट एनिमा, रिटेंट एनिमा में होगा नहीं, क्योंकि रिटेंट एनिमा में तो अमाउंट जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 to 150 ml हो सकता है, वो भी किसमें, एडल्ट में। अगर चाइल्ड की बात करेंगे तो वो 50 to 100 ml होगा, और अगर इन्फेंट की बात करेंगे तो वो लेस देन 50 ml होगा। तो ये चीज तो नहीं आएगी रिटेंट। नेक्स्ट, बेरियम एनिमा, जी नहीं दोस्तों, बेरियम एनिमा में भी जो है बहुत कम लिया जाता है। लास्ट, ऑयल एनिमा, ऑयल एनिमा में भी बहुत कम जो है वो फ्लूइड लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लींसिंग एनिमा में जो है या क्लीनिंग एनिमा में जो है वो हमारे पास लार्ज फ्लूइड लिया जाता है। आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच टाइप ऑफ एनिमा इंट्रोड्यूस टू विजुअलाइज द लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सरे एग्जामिनेशन। यानी कि एक्सरे एग्जामिनेशन के द्वारा हम जो है वो लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट को देखते हैं, तो वो कौन सा एनिमा जो है वो काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि एक बेरियम सोलो आता है, एक बेरियम एनिमा आता है। बेरियम एनिमा में क्या होता है कि हम एनिमा में डाल देते हैं, उससे रेडियो एक्टिव जो है वो रेज निकलती है और उसको हम एक्सरे के द्वारा जो है वो अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विच टाइप ऑफ एनिमा, कौन सा एनिमा ऐसा है जिसको एडमिनिस्टर टू विजुअलाइज लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए हम जो है वो काम में लेते हैं, किसमें, एक्सरे, ड्यूरिंग एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन के कारण। तो पहला है यहाँ पे क्लींसिंग एनिमा, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, रिटेंशन एनिमा, रिटेंशन एनिमा भी नहीं होता। नेक्स्ट, बेरियम एनिमा, यस राइट आंसर मैंने आपको पहले बताया था। बेरियम एनिमा जो है वो एक रेडियो एक्टिव जो है वो एनिमा होता है और इसके द्वारा जो हम लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। ऑयल एनिमा, जी नहीं दोस्तों। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारे पास में सी। सी जो है वो हमारे पास में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। विच टाइप ऑफ एनिमा इज एडमिनिस्ट्रेड टू सॉफ्टन एंड लुब्रिकेंट द स्टूल टू फैसिलिटेट पासेज, यानी कि नीचे दिए गए एनिमा में से, ठीक है। विच टाइप ऑफ एनिमा, ध्यान से समझिए, विच टाइप ऑफ एनिमा एडमिनिस्ट्रेट टू सॉफ्टन एंड लुब्रिकेंट, कौन सा एनिमा ऐसा है जो कि सॉफ्ट एंड लुब्रिकेंट करता है स्टूल को, ठीक है। स्टूल को जो है वो लुब्रिकेंट करता है और सॉफ्ट करता है। दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ यहां पे लुब्रिकेंट ही दिया हुआ था तो उसमें हमारा क्या जाता है दोस्तों, उसमें जाता हमारे पास में इमोलेंट एनिमा। कौन सा एनिमा जाता, इमोलेंट एनिमा। लेकिन और ये इमोलेंट एनिमा किसका पार्ट है, ये इमोलेंट एनिमा है रिटेंशन एनिमा का। लेकिन मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपको स्टूल को भी सॉफ्ट करना है तो वो कौन सा एनिमा आ जाता है, ऑयल एनिमा। इन एनिमा के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास में यहां पे पूछा है विच टाइप ऑफ एनिमा, कौन सा एनिमा जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किसके लिए, टू सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट और लुब्रिकेट करने के लिए
टू फैसिलिटेट पासेज, ताकि स्टूल जो है वो अच्छे तरीके से पास हो जाए। तो दोस्तों दो चीजें थी, क्योंकि एग्जाम में हमेशा वही चीजें पूछी जाती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, या स्टूडेंट जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है वो चीजें ही पूछी जाती है। तो यहां पे क्या है, यहां पे दो प्रकार के एनिमा है जो यहां से रिलेटेड करते हैं। अगर सिर्फ लुब्रिकेंट की बात आती तो जाता हमारे पास में इमोलेंट एनिमा, और ये इमोलेंट एनिमा किसका पार्ट है, ये दोस्तों इमोलेंट एनिमा पार्ट है हमारे पास में रिटेंशन एनिमा का पार्ट है। तो ये पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेंट करता है। क्या करता है, लुब्रिकेंट करता है। तो अगर सिर्फ लुब्रिकेंट आता तो इमोलेंट एनिमा जाता, लेकिन यहां पे क्या पूछा है, लुब्रिकेंट एंड सॉफ्टन। अगर स्टूल सॉफ्ट की बात भी आ जाए तो वो जाएगा हमारे पास में दोस्तों एनिमा। मैंने आपको बार बार बताया था, अगर स्टूल सॉफ्ट प्लस लुब्रिकेंट की बात आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। और मैंने ये भी बताया था कि ऑयल एनिमा इमोलेंट एनिमा से कैसे, अगर आपने वीडियो देखा है तो इस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा। और ऑयल एनिमा जो है वो दोस्तों किसका पार्ट होता है हमारे पास में, वो पार्ट होता है, ये देखिए आपको मैंने यहां पे भी जो है वो चीज बताई थी, इवोकेंट एनिमा जो ऑयल एनिमा जो है वो हमारे पास किसके पार्ट है, ऑयल एनिमा जो है वो इवोकेंट एनिमा का पार्ट है। ये देखिए ऑयल एनिमा जो है वो इवोकेंट एनिमा का पार्ट है, ये हो गया। और वो किसका पार्ट था, वो था हमारे पास में ऑयल एनिमा का। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज ये वाला। तो यहां पे सॉफ्टनर एंड लुब्रिकेंट की बात आएगी तो कौन सा आएगा, ऑयल एनिमा। पहला है क्लींसिंग एनिमा, जी नहीं दोस्तों। रिटेंशन एनिमा, जी नहीं दोस्तों, रिटेंशन एनिमा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रिटेंशन एनिमा अगर सिर्फ इमोलेंट की बात आती तो हमारे पास में रिटेंशन एनिमा आता, सिर्फ लुब्रिकेंट की बात आती, सॉफ्टन की बात नहीं आती तो इमोलेंट एनिमा चला जाता, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट बेरियम एनिमा, जी नहीं दोस्तों, बेरियम एनिमा रेडियो ऑप्टिक एक्सरे के लिए काम में लिया जाता है। लास्ट है ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा जो है वो हमारे पास में राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, ऑयल एनिमा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच टाइप ऑफ एनिमा एडमिनिस्ट्रेड इनटू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन इनटू द रेक्टम फॉर लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट। यानी कि यहां पे पूछा गया है विच टाइप ऑफ एनिमा एडमिनिस्ट्रेड टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन इनटू द रेक्टम फॉर लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट। लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए जो है वो कौन सा एनिमा डालते हैं। तो दोस्तों आपको पता है दो प्रकार के एनिमा है, एक आता है हमारे पास में इवोकेंट एनिमा और दूसरा आता है हमारे पास में रिटेंशन एनिमा। तो दोस्तों रिटेंशन एनिमा किस लिए डालते हैं, रिटेंशन एनिमा जो है वो किसी भी चीज के लिए, इफेक्ट के लिए, या हम कह सकते हैं कि कोई भी मेडिकेशन के साथ डालते हैं उसको हम बोलते हैं रिटेंशन एनिमा। तो यहां पहला ऑप्शन है क्लींसिंग एनिमा, जी नहीं दोस्तों। रिटेंशन एनिमा, यस राइट आंसर इज द रिटेंशन एनिमा। बेरियम एनिमा, जी नहीं दोस्तों। ऑयल एनिमा, जी नहीं दोस्तों। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारे पास में बी। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है वो हमारे पास में एनिमा जो है वो खत्म होता है। काफी अच्छे तरीके से जो है वो हम आपने एनिमा बताया था। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दोस्तों एग्जाम में कभी भी आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है। अगर नहीं देखा है तो आपको इसको वापस से जो है वो देख लेना है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि एनिमा के लिए कौन सा रूट होता है, ओरली होता है, रेक्टल होता है, इंट्रावीनस होता है, वो सारों में आपको ऑप्शन देना है, आंसर देना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो वीडियो देखा है। साथ के साथ आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर अच्छा लगा है तो आप अच्छा बताइए, गलत लगा है तो आप गलत बताइए, और कमेंट के साथ जो है वो जो भी चीज़ें हैं वो आप जो है वो कमेंट करके जो है हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, कन्फ्यूजिंग हो, उसको बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।